ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी अच्छे दिन की। जी हां, अच्छे दिन आ गए हैं। अब आप कहेंगे यकायक अच्छे दिन की याद क्यों आ गई संदीप को? मुझे याद नहीं आई। दरअसल बीजेपी को, सरकार को याद आया कि 11 साल पूरे हो गए मोदी सरकार के। मैं क्यों कह रहा हूं कि याद आया? भाई 11 साल तो दरअसल 26 मई को पूरे हो गए थे। 26 मई 2014 को पहली बार बतौर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। यहां तो 1 साल अब पूरा हुआ है तीसरी टर्म का। खैर, ये खामखा ये बाल की खाल निकालना है, दिस इज टू मच ऑफ निट पिकिंग। पर 2014 में पहली बार मोदी सरकार की जो शुरुआत हुई थी, उस पर एक नारा पूरे देश में गूंजता दिखाई दिया था। वो नारा क्या था? अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई रसोई गैस की मार। अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश को मजबूत बनाया जाएगा, ताकतवर बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान की बात थी। 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, बुलेट ट्रेन दौड़नी थी। तो आज उन दावों का, उन वादों का लेखा जोखा भी लिया जाएगा। और रंग कितना चोखा है। अब कुछ चोखा रंग तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। भाई, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, चौथी बनने के कगार पर हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सबसे तेजी से हमारी विकास दर बढ़ रही है। और सरकार के दावों की माने तो दुनिया में मान सम्मान भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा रुतबा, हमारी साख लोहा मान रहा है। पूरा विश्व भारत की ताकत का। आतंकवाद को सबक सिखाया जा रहा है, नक्सलवाद नेस्तनाबूद किया जा रहा है, 18 जिलों तक अब सीमित रह गया है। पर इस सब में क्या एक और फर्क हमें करने की जरूरत है, वो ये कि देश ताकतवर हो रहा है। इसमें कोई ज्यादा शको-शुबा गुंजाइश की, शंका की गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन क्या इसका सीधा मतलब यह है कि आम आदमी, यानी कि आप, मैं, हम सब भी ताकतवर होते जा रहे हैं? आमदनी हमारी बढ़ गई, हमारा अमृतकाल आ गया? देश का या बीजेपी का अमृतकाल चल रहा है? आम आदमी का भी अमृतकाल आ गया है या संकट काल से गुजर रहा है आम आदमी? आमदनी बढ़ नहीं रही, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है क्या? नौकरी पर संकट है क्या? रोजगार मिल नहीं रहा, जिसके पास है भी नौकरी उस पर तलवार लटकी हुई है। और अमीर और गरीब में फर्क क्या लगातार बढ़ता जा रहा है। और उससे भी अहम सामाजिक ताना बाना। अनेकता में एकता, ये भारत की ताकत थी। गंगा जमनी तहजीब, उसकी दुहाई हम लगातार देते थे, थकते नहीं थे। लेकिन ये सामाजिक ताना बाना उधड़ भी रहा है क्या? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, अब उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करेंगे, अच्छे दिन आ गए हैं क्या? 11 साल हो गए हैं पूरे मोदी सरकार के। दरअसल 11 साल तो पूरे हो गए थे 26 मई को। लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने शपथ ली थी 9 जून को। आज 9 जून है। तो अब बीजेपी अपने 11 साल की उपलब्धियां गिनाने में लग गई है। विशेष संपर्क अभियान भी शुरू किया जाएगा। 11 उपलब्धियां गिनवा रही है बीजेपी। जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सबसे आगे आते दिखाई दिए। कल भारत मंडपम में एक कार्यक्रम भी होगा, जहां पर G20 समिट हुआ था दिल्ली में, जो प्रगति मैदान के नाम से पहले मशहूर था। और 10 और 11 जून को जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। और कांग्रेस की विफलताओं को भी घर घर पहुंचाने की योजना, यानी कि 11 साल हो गए राज करते हुए, कांग्रेस कहां कहां विफल रही है वो भी गिनाना जरूरी है। वैसे ये काम
26 मई से क्यों नहीं शुरू किया गया? या ऑपरेशन सिंदूर पर तब ज्यादा जोर था और ऑपरेशन सिंदूर से जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, क्या वो नहीं मिल पाया? अब देश सामने रखा जा रहा है। तो इसमें जेपी नड्डा ने कहा कि 11 साल पहले तक तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। हम काम करने वाले लोग हैं। सियासी नैरेटिव बन गया था कि अनुच्छेद 370 नहीं हट सकता, हमने हटा दिया। हर नागरिक यह मानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब 11 जो उपलब्धियां हैं वो मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से पेश करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर, ये तो अभी मौसम चल रहा है। अनुच्छेद 370 जो हटा दिया गया। मुफ्त राशन योजना 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 2028 31 दिसंबर तक 5 किलो मुफ्त अनाज जो दिया जा रहा है। पर क्यों दिया जा रहा है इतने लोगों को? ये अपने आप में उपलब्धि है या इसमें कहीं ना कहीं कोई विफलता छिपी हुई है कि 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज ना मिले तो उनका काम नहीं चलेगा? इनकम टैक्स में कटौती, ये आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत थी, इस बार का बड़ा हासिल, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है। ट्रिपल तलाक खत्म करना, वक्फ कानून, नागरिक संशोधन कानून लाना, राम मंदिर का निर्माण, जीएसटी लागू करना और नोटबंदी का फैसला। अब इनमें आम आदमी का सीधा इंपैक्ट किस पर पड़ता है, इस सवाल को भी खंगालना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सरकार जो बनी 2014 में पहली बार, उसमें अच्छे दिन का वादा था और महंगाई दूर की जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई रसोई गैस की मार। वो स्मृति ईरानी रसोई गैस का सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ जाती थी। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर वो ट्वीट पर ट्वीट किया करते थे कि मेरा ड्राइवर वो साइकिल पर आया क्योंकि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, और मैंने कहा तिल्ली भी ले आओ, वो गाड़ी में भी डाल दो, इसको जलाकर तिल्ली को गाड़ी में ही आग लगा दो। इतनी आग लगी हुई है पेट्रोल के दामों में। तो पेट्रोल के दाम में यहां पर थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। मई 2014 में 71 रुपये 41 पैसे था पेट्रोल। आज की तारीख में 94 रुपये 77 पैसे, 100 भी पार किया। 35 रुपये में मिलने वाला था, यह हमें वादा किया जा रहा था। बाबा रामदेव हमें बता रहे थे, बीजेपी में नहीं है पर कि आने दो इनकी सरकार। डीजल 57 रुपये 28 पैसे था 11 साल पहले, आज 87 रुपये 67 पैसे है। दिल्ली के दाम बता रहा हूं, बहुत जगह 95-96 रुपये भी है। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। और वो एलपीजी का सिलेंडर वो 850-900 रुपये में मिल रहा है। काला धन भी वापस लाना था, नोटबंदी उसी बात को लेकर हुई। नोटबंदी में 99% जो करेंसी थी वो वापस आ गई, उसमें काला धन कुछ मिला नहीं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी थी, ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। विपक्ष आरोप लगाता रहे पर कोई आरोप ऐसा चस्पा नहीं हो पा रहा है मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का। क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप। वो 2G 3G 4G 5G जीजाजी जो हाल हो गया था यूपीए सरकार का, मनमोहन सरकार का, वो कंपैरिजन की ही नहीं जा सकती। फिर 2 करोड़ रोजगार देने थे, ये वादा था अच्छे दिन का। तो 22 करोड़ हो जाने चाहिए थे रोजगार, पर वो मिले हैं। सरकार वो आंकड़ा नहीं बताती कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वो स्टार्टअप की बात शुरू हो जाती है। मेक इन इंडिया, कितना मेक इन इंडिया हुआ? चीन पर आंखें भी तरेरी गलवान के बाद, पर चीन से आज भी $100 बिलियन का ट्रेड हम कर रहे हैं क्या? 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, 18 ही पूरी हो पाई। 18 स्मार्ट सिटी बनी है दर्शकों 11 साल में, 100 बनानी थी, कहीं अटकी हुई है। जैसे वो बुलेट ट्रेन अटक गई है। हर सांसद को 2-2 गांव गोद भी लेने थे, क्या हुआ उसका पता नहीं लगा। जैसे स्वच्छता अभियान का भी नहीं पता लगा। वो झाड़ू चलाई जा रही थी पर झाड़ू पर ही झाड़ू चल गई। वो दिल्ली में भी चली अरविंद केजरीवाल पर।
और भारत क्या आत्मनिर्भर हो गया। पर भारत से हर देश यहां पर निवेश करना चाहता है, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। हम एक बड़े मार्केट के तौर पर उभरे हैं, संभावनाएं बहुत हैं, पूरी दुनिया उन्हें तलाशना चाहती है, पर इसका असर आप पर, मुझ पर, आम आदमी पर भी पड़ा है क्या? आम आदमी की आमदनी बढ़ गई क्या? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए, पर प्रति व्यक्ति आय में हम 144वें नंबर पर हैं। और अमीर गरीब और गरीब हो रहा है क्या? पर इन सवालों में इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, बीजेपी की अगुवाई की सरकार बनी है, और अभी भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल अपने दम पर ट्रिपल डिजिट्स में भी नहीं आ पाया। वो कहते रहे कि 240 पर रोक दिया बीजेपी को, अरे आप भी तो 99 ही सीट ले पाए ना, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। तो अभी भी भरोसा और सरकार का इकबाल कायम है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, मोदी सरकार के 11 साल, कितना बदला सूरत हाल? और देश का अमृतकाल, भाई भारत की गूंज है लेकिन आम आदमी का संकट काल। इंडिया इज अ रिच कंट्री बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर। बहुत साल पहले स्कूल में, बचपन में मैं पढ़ता था, हमें पढ़ाया जाता था। आज भी ये लागू होता है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जेडीयू सबसे अहम घटक है मोदी सरकार का, उनके युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, आंकड़ों के बड़े धनी हैं, मनोज काका राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और यहां पर समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जा रहा है तो 20 साल गिन दिए समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कि केंद्र और यूपी सरकार के 20 साल, मतलब योगी के 9 साल 11 साल, ये कमाल का गणित किया है, में जो अन्याय हो रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। खैर, इसके बारे में भी पूछूंगा। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा एक और खास मेहमान चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे, या जुड़ ही गए हैं बल्कि, विजय त्रिवेदी। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये भाई 11 साल तो पूरे हो गए थे, 26 मई को, 9 जून को क्यों याद आ रहा है? आफ्टर थॉट है क्या कि 11 साल की उपलब्धियां गिनवानी है? संदीप जी, उपलब्धियों की बात तिथि और दिन के हिसाब से मोदी सरकार नहीं करती है। अच्छा। सरकार की नीति और पार्टी की नीति है आम जन के सपनों को साकार करना, आम जन के सपनों में पंख लगाना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समाज के क्षेत्र में सेवा के लिए जुड़ी है, सेवा के लिए कार्य कर रही है। अब जरा मैं तथ्यों पर कुछ देर कहना चाहूंगा, इसलिए भी थोड़ा सा मुझे समय 1-2 मिनट का दे दीजिएगा। लीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। मोदी सरकार के 11 वर्षों के शासन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और उसका परिणाम देश के सामने है। इसी का मोदी सरकार की नीतियों को श्रेय जाता है। विगत स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद 60 वर्षों तक जिस दल का और जो सहयोगी दल थे, उनको परिवार के बाद उपलब्धियों पर आ जाइए ना, विपक्ष को बाद में गरिया लेना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। उपलब्धियों की बात हो रही है ना, उनको गिनवाइए प्लीज। जरा सा, हाँ, एक मिनट, वो जरूरी बात है इसलिए बताइए, वो राजनीतिक, अरे वो बता लिया, 11 साल हो गए ना, अब आपकी सरकार है, अब उसकी उपलब्धियों पे आइए ना। उसी पर आ रहा हूं। स्किल इंडिया, शिक्षा नीति, धनजन योजना, गरीब कल्याण, अन्न योजना, 12 करोड़ लोगों को सीधे शौचालय का लाभ, उज्जवल योजना, 10 करोड़ लोगों को धुएं से, भट्टियों से निकल के बाहर लाना, 30 करोड़ महिलाओं के सीधे ट्रांजैक्शन बैंकिंग खाता से जोड़ना, फसलों का समर्थन मूल्य
बढ़ाना, हर घर को नल, बहुत स्वास्थ्य, ये एयरपोर्ट, ये आपने विश्वविद्यालय। हेडलाइन दे दी प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर भी हैं, हेडलाइन दे दी, अच्छी हेडलाइन दी। पहली जो आपने उपलब्धि गिनाई स्किल इंडिया, सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं। कुल मिलाकर वो स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू हो गया था 2015 में। आज की तारीख में मंत्री कौन है ये भी कोई आदमी बता नहीं पाएगा। 1,36,00,000 लोगों का कौशल विकास हुआ, उनमें से 22 लाख को नौकरी मिली, 18% को। उसके बाद का कोई आंकड़ा ही नहीं है। स्किल इंडिया आंकड़ा बताइए ना, ये स्किल इंडिया किया कितनों का किया ये बताइए। संदीप जी, स्किल इंडिया के आंकड़े सीधे सीधे साफ होते हैं स्वरोजगार की तरफ जाना। अच्छा। स्किल इंडिया का सीधे सीधे है कि लघु कुटीर 11 साल उद्योगों में को बढ़ावा 1,36,00,000 लोगों का कौशल विकास कर पाए, उसमें से 22 लाख को नौकरी मिली। समाज खड़ा हो जाए। तीसरी बार इस लोकतंत्र में, तीसरी बार इस जमहूरियत में प्रचंड बहुमत से मोदी का चयन उसकी कार्य योजनाओं उससे के कोई आधार डिनाई पर नहीं हुआ कर रहा, मैं इसी डिनाई कार्य नहीं कर योजनाओं रहा। पर। आपने और जो एक भारत- मिनट प्रोफेसर साहब आपने शुरुआत की कि भारत था, गरीब आज जो भारत पूरे विश्व के सामने खड़ा है, बिल्कुल आज खड़ा भारत है। विश्व को आम आदमी भी खड़ा है क्या? भारत खड़ा है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, नो डाउट अबाउट दैट। सबसे तेज विकास दर है हमारी जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की, इसमें कोई डाउट नहीं। दुनिया में हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, उस पर मैं आता हूं, उसमें भी मैं अभी डाउट नहीं कर रहा हूं। पर आम आदमी को हासिल क्या हुआ? 144वें नंबर पर हैं हम प्रति व्यक्ति आय में। 27 रुपए, एक मिनट, किसान 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से कमा रहा है। भूखमरी के सूचकांक में हम 105वें नंबर पर हैं 121 देशों में। संदीप जी, धनजन योजना और किसान नीति ने और प्रधानमंत्री किसान नीति ने आम किसान के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी देना और सबसे सर्वसुलभ ऋण उपलब्ध कराने के लिए एनएसएसओ का पहली आंकड़ा बार दे मोदी रहा हूं, सरकार आई सरकार है। का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा तो नहीं। 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है किसान, और आय दुगनी होनी थी 2022 31 दिसंबर को, हुई या नहीं ये कोई बता नहीं रहा। नहीं संदीप जी, इसके आंकड़े हैं। क्या मैं बताइए ना। बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए संदीप जी कि इस देखिए क्या है, आंकड़े दो प्रकार के आते हैं। आंकड़े पहली बार की सरकार के उन आंकड़ों की हम बात करें जो कागजी आंकड़े होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के आधार पर। दूसरे आंकड़े होते हैं आम जन को सारी चीजें प्रोवाइड करना और वो विकास की मुख्य धारा में जोड़ना। बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में युवाओं मुख्य को धारा में किसानों को- जोड़ने का मतलब होता है 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देना। मुख्य धारा में जोड़ने का मतलब क्या होता है? 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज देना। संदीप जी, आपके इंट्रो में भी ये बात आई थी, मैं इसको जरा स्पष्ट कर दूं। यह सरकार की बड़ी उपलब्धि होती है जिसको आप कह रहे हैं कि क्यों हम दे रहे हैं, भाई गरीब है इसलिए दे रहे हैं। नहीं, अभी भी भारत में अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आजादी भारत के बाद देखिए ना, दुनिया के तमाम देश स्वतंत्र हुए थे। आखिर क्या कारण रहा कि बहुत आज भी भारत लड़खड़ाता रह गया? वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो मतलब आप मुख्य कहाँ धारा थी में पहले अभी कि आप 81 की बात करोड़ कर रहे हैं? 35 लाख लोग 140 करोड़ में से मुख्य धारा से नहीं जुड़े। नहीं, भारत में लड़खड़ाते टूटे और मैं और कुछ नहीं कहूंगा, कमजोर भारत को मुख्य धारा में लाने में समय लगता है। यह सरकार अपनी नीतियों के आधार पर आम जन के संपूर्ण चीजों को अंत्योदय यानी गरीब मुख्य इंसान धारा के गरीब नहीं, मैं अभी उसी गरीब पॉइंट पर व्यक्ति हूं। तक उसकी खुशहाली, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए लिए संकल्प प्रयासरत और है। योजना का परिणाम है। ठीक उसी है, योजना का तो परिणाम खुशी है कि आज हम नहीं, यहाँ तक आए हैं। जो गरीब के चेहरे पर खुशी लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इतनी कोशिश की जा रही है कि देश की कुल संपत्ति जो है उसका 40% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है। 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है, और निचले 50% जो लोग हैं, जो गरीब जिनकी आप बात कर रहे हो, उनके पास देश की कुल जमा जोखू का सिर्फ 6.4% है। और सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का भी एक आंकड़ा यहां पर दे दूं, 20 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, दत्तात्रेय होसबोले ने यह आंकड़ा दिया है, एक बार नहीं दर्जनों बार। संदीप जी, निश्चित तौर पर सभी सरकारों को, और जब हम सरकार में होते हैं
तो देश के जनता के लिए, आम जन के लिए हमें हमेशा करने का अवसर होता है। एक समर्थ भारत, मजबूत भारत और सक्षम भारत बनाने के लिए हमें आंकड़ों से ऊपर निकल के आम जन के साथ खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, इसलिए आंकड़ों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जोर देना चाहिए। अच्छा। आम जन की सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो सरकार इस नीति का काम करती है और हमेशा सुधार की गुंजाइश, परिवर्तन की गुंजाइश, नीतियों को बढ़ाने सुधार की गुंजाइश रहती जनता है, के लिए पर गुंजाइश। देश का मान सम्मान ऐसा बढ़ाया है कि आपके पास कुछ बच नहीं जाता है। अभय दुबे, आप बाल की खाल निकालने के अलावा, खिसियाहट अपनी दिखाने के अलावा आपके पास दरअसल बचा कुछ नहीं। संदीप चौधरी जी, आपकी बात से मुझे शोले फिल्म में बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग था असरानी का कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। मोदी सरकार का फेमस डायलॉग है, हम अंग्रेजों के जमाने से भी क्रूर शासक हैं। क्योंकि एनुअल टैक्स टेबुलेशन जो बरतानिया सरकार 1922 से करती थी, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि 1930 से 47 तक अंग्रेजी हुकूमत में ऐसा हुआ कि जो इनइक्वालिटी थी उसमें 1% लोगों के पास देश की नेशनल इनकम का 22% जाता था। आज वो 40% जा रहा है। आपने कहा कि एक नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज पता लिखता है कि वो जो गाना था उसके लेखक थे नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, और उसको स्वरबद्ध किया था वो अडानी सारा अंबानी ने। भ्रष्टाचार किसके टाइम पे कर रहे थे अभय दुबे, उसके बारे में भी थोड़ा तफसील दे दीजिए ना। नहीं, वो फोन अ फ्रेंड, फोन बैंकिंग के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे जो किए जा रहे थे, वो 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, ये सारे घपले घोटाले, मंत्रियों के इस्तीफे किसके टाइम पे हुए थे? वो 2G, 3G, कोलजी सारे में क्लीन चिट दी। कोर्ट ने क्या कहा? ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 7 साल इंतजार करते रहे, सिर्फ बदनाम किया हमको, कोई प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाया। सब इस्तीफे तो आपने लिए थे। और नहीं, हमने तो लिए नैतिकता के आधार पर, हमने तो आरोप लगा और इस्तीफे लिए। इनको तो आरोप सिद्ध हुए और इस्तीफा नहीं लेते ये लोग। कहाँ आरोप? कौन से? भ्रष्टाचार के? क्या आप ये नहीं मानते भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए हैं। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम कितना बड़ा है जानते हो? 8,000 करोड़ रुपए। चंदा दो, धंधा लो, छापा मारो, चंदा लो। किसकी योजना थी? सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा दिया। ये कहते ना, और इनके समय आज जनता गा रही दगाबाज रे, होए दगाबाज रे, दिए बड़े बड़े भाषण और पलट गए आज रे। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बन जाएंगे, इस साल के अंत तक जापान को पीछे छोड़ देंगे। आपने अर्थव्यवस्था का ऐसा बेड़ा गर्क किया था, जबकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री, और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पर फ्रेजाइल 5 में आपने छोड़ दिया था देश की अर्थव्यवस्था को। सिर्फ 5 लोग, फ्रेजाइल 5 नहीं, आज 5 लोगों की अर्थव्यवस्था है धन्ना सेठों की। बताइए ना, 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमाता है। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इन्होंने परोस दी। 70 साल में पहली बार हुआ कि जो कंजम्पशन था रूरल, वो पहली बार 70 वर्षों में घटा। मतलब खाने की आदत किसान भाइयों की पहली बार घटी। हम कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। पहला निर्णय क्या लिया मोदी सरकार ने? पहला निर्णय लिया, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन छीनने के। कहने लगे लोग नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। दूसरा निर्णय क्या लिया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि उनको 50% से ऊपर हम नहीं दे पाएंगे। स्वामीनाथन आयोग का नोटबंदी का काला कानून लेकर आए, कुछ मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के और लिए लगातार लगाया। अब आप नोटबंदी का जैसे जिक्र कर रहे हैं 2016, कृषि कानून का आप जिक्र कर रहे हैं 2020, 2014 के बाद 2019 में भी जनता ने भरोसा किया बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर। 2024 में भी भरोसा किया। चुनाव की जीत देश की लूट की गारंटी नहीं हो सकती। एक ही काम किया इन्होंने। आप लोकतंत्र को ही नकार रहे हैं। डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स। कितने लोग आपके समर्थन में हैं? लोग ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, चीन की घुसपैठ, इन सब पर इन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा भयावह है हिंदुस्तान के मुसलमान। इन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, हर एक व्यक्ति के मन में भय भर आप दिया। ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, आप तुष्टीकरण कर रहे थे। वरना वक्फ कानून क्यों ना लाया जाए? ट्रिपल तलाक की जो बात है, क्या वो निजात नहीं देता है जो परेशानियां थी मुस्लिम महिलाओं को?
वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, वक्फ बाय यूजर पर क्या कहा, मुस्लिम लोगों को सिर्फ अमित शाह साहब ने कहा। तो ये तो जो गलतियां तो कानून में इन लोगों ने की थी। अरे साहब देखिए, आज हम जब डिबेट कर रहे हैं संदीप चौधरी जी, आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन 50 तीर्थ यात्रियों को रियासी में आतंकवादियों ने एक के बाद एक गोली मारी, 9 लोगों की हत्या कर दी। वो तो बस खाई में गिर गई, कंडक्टर ड्राइवर के सिर में गोली लग गई, उनकी मौत हो गई। तो वो 40 लोगों के सीने पे गोली लगी और बच गई है। पहलगाम से भी बड़ा हमला, आतंकी हमला था, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उड़ी सरकार हुआ, कह रही पठानकोट है, हुआ। ताल ठोक रही है, हम घर में घुसकर मारते हैं। वो उड़ी के बाद भी हुआ, वो पुलवामा के बाद भी हुआ, और वो बैसरन पहलगाम के बाद भी हुआ। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया सरकार ने। हमारे घर में घुसकर मारा, वो कहां है आतंकवादी? अंदर तक आ गए, तुमने सुरक्षा तक मुहैया नहीं करे। डिजास्टर मैनेजमेंट का कानून कहता है कि 1000 लोग से ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे तो आप वहां प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे, और वो तो एप्सपा लगी हुई स्टेट में तुमने नहीं दिया। किसका, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पहलगाम में, पुलवामा में हुआ, आज तक क्या प्रमाण आया उसके बताइए। रियासी के आतंकवादी आज तक पकड़ा है क्या? एक आतंकवादी आपने नहीं पकड़ा, और यहां दुआई देते हैं। और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से पाकिस्तान को घर में घुस के मारा ना, 9 आतंकी घर में ठिकाने नेस्त नाबूद किए, कैंप बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर घुस के उसको तबाह कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए। हमारे विदेश मंत्री ने घर में घुसकर पाकिस्तान को कान में बोला कि हम ऑपरेशन करने वाले हैं, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज तक नहीं बता रहे। मैं नहीं पूछना चाहता कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन डीजीएमओ ने जो कहा है वो बहुत अधिक चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा हमारे सारे पायलट सेफ हैं, और कहा कि नुकसान होता है। इसका आशय यह निकाला गया कि कुछ फाइटर्स का हमारे नुकसान हुआ है, लेकिन क्या हमारे एयर स्पेस में आके उन्होंने मारा? तभी हमारे सारे फाइटर पायलट्स हमारी सीमा के अंदर हैं। ये जवाब ये कौन देगा? सरकार इसकी फ्रंट फुट पर responsibility खेलती कौन है। होगा? 370 अनुच्छेद हटा दिया, आप उसको खींचे जा रहे थे। 370 हटा दिया, क्या वादा करके कि सारे कश्मीरी पंडित भाइयों को फिर से हम वहां बसाएंगे। एक वेबसाइट निकाली, उनके घर देंगे। कितने लोगों को घर दिए? क्या रजनीवाला की हत्या नहीं हुई? क्या राहुल भट्ट की हत्या नहीं हुई? क्या माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़ करके गए, हत्या नहीं? एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हो रही, एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आर्टिकल 370 तो आप इतनी वैसे भी जटिल स्केलेटन समस्याएं था। पीछे छोड़कर चले गए थे, उन्हें सुलझाने में वक्त तो लगता है ना। नहीं तो आप ये जटिल, हमारे समय कितने रह गए थे? हमारे समय जो लोगों की सुरक्षा कर्मी और उनकी 300 के अंदर आ गए थे। आज कितने लोग मारे जा रहे हैं प्रतिवर्ष, देख लीजिए आप, आपको पता लग जाएगा। 3900 से अधिक आतंकी हमले हो गए मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में, और जितने बड़े आतंकी हमले हुए सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। मैं दावे से कहता हूं, मैं एक के बाद एक पूरी फहरिस्त गिना सकता हूं आपको, चाहे वो रघुनाथ मंदिर का हो, चाहे अमरनाथ यात्रा पर हमला हो, चाहे रियासी की यात्रा पर हमला हो, चाहे पठानकोट में हो, चाहे उड़ी में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे सिंहपुरा का हमला हो, चाहे नदी मार्ग का हमला हो, चाहे 1990 का हमला, जितने हमले बड़े हुए हैं आतंकी। और इन्होंने क्या किया? आतंकवादियों को विधानसभा का टिकट दिया, आतंकवादियों को सैफुल्लाह फारूक को लोकल बॉडी का टिकट दिया, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा तारिक कौन अहमद सरेंडर कर रहा था आतंकवाद के सामने, ये अपने आप में सवाल है। अभी सरेंडर का विमर्श भी आजकल चल रहा है। लेकिन अभिषेक झा, अच्छे दिन आ गए क्या? एक युवा होने के नाते, प्रवक्ता तो है ही, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, पर एक युवा को जब बताया गया था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख रुपए भी खाते में आ जाएंगे, महंगाई की मार से भी निजात मिल जाएगी, युवाओं के अच्छे दिन आ गए अभिषेक? देश के अच्छे दिन आ चुके हैं, और इसी बात का द्योतक है कि जब भी चुनाव होते हैं तो देश के लोग जो अपना समर्थन है वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को देते हैं। और बिहार की अगर बात की जाए तो यहां भी नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को ही आपने अच्छा किया अभिषेक, एक सेकंड के लिए हम रोक जहां रहा हूं। खड़े मेरा हैं जो उससे दूसरा ज्यादा सवाल है जरूरी ना, होता है। आपने मेरे सवाल को जस्टिफाई कर दिया। मैं यही सवाल इसीलिए सोच समझकर बड़ी एडिटोरियल डिस्कशन के बाद किया था कि देश का अमृतकाल, आम आदमी का संकट काल। देश का तो आ गया भाई, हाँ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हाँ जी 140 करोड़ का बड़ा मार्केट है, तो दुनिया यहां पर आतुर है इन्वेस्ट करने के लिए। मान सम्मान की बातें आप वो तो बोलते रहे कि अब बहुत मान बढ़ गया, 101 देशों में हमारे पासपोर्ट की जो मजबूती है वो 79वें नंबर पर है। ये देश का मान बढ़ गया, देश का मान बढ़ गया। ये लोग वो ज्यादा चिल्लाते हैं जो आज तक कभी विदेश गए ही नहीं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
तो देश का अमृतकाल में मान लेता हूं आ गया, आम आदमी का भी आ गया है या उसका संकट काल हो रहा है? नहीं संदीप जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि हम जहां खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छा। और देश जिन परिस्थितियों में पहले था, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, वहां से हमने डेवलपमेंट की तरफ ही कदम बढ़ाए हैं। जब भारत ने G20 की सफल अध्यक्षता की तो दुनिया में किस तरह का सकारात्मक संदेश गया वो भी आपने देखा। आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो विश्व गुरु को थोड़ा परिभाषित करेंगे, विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं ना जवाबदेही ना बदलाव, सिर्फ प्रचार, और अब 2025 की बात नहीं बताएंगे, विश्व गुरु बन रहे हैं, 2047 का सपना बेचने लगे। थोड़ा आगे बढ़ जाइए, फ्यूचर लुकिंग होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी जी को नहीं, मुझे लगता है संदीप जी, राहुल गांधी जी को एक सच्चे और अच्छे गुरु की जरूरत है जो उनका सही मार्गदर्शन कर सके। वो नीतीश कुमार की बात मान लेते, उनको संयोजक बना देते, तो आप उनको थोड़ा ढंग का पाठ पढ़ा देते, ये कह रहे हैं। वो तो अब समय बीत गया, वो समय बीत गया। अपॉर्चुनिटी एंड टाइम बोथ आर पैरेलल थिंग्स संदीप जी। हाँ। सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रास्प करते हैं तो शायद आगे बढ़ पाए, नहीं करते हैं तो आप पिछड़ जाते हैं। बहरहाल हमने देखा है किस तरह से हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स हो, उनका निर्माण होता है। हो गया, बिजली, बुलेट ट्रेन चलने लगी। किसानों एक मिनट, बुलेट ट्रेन चलने लगी। और अभिषेक, आप पटना में रहते हैं, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो प्लीज एक मिनट सुनिए ना। दिशा में तो बढ़ ही रहे हैं, 2047 में पहुंच जाएंगे। आप टाइमलाइन इतनी बढ़ा देते हैं। दिल्ली पटना की सो कॉल्ड लो कॉस्ट एयरलाइन, भाई बीजेपी कह रही थी ना, आपकी सरकार कह रही थी आम आदमी चप्पल पहनने वाला भी फ्लाइट में बैठेगा। पसीने नहीं छूटते आपके? ईमानदारी से बताना। पटना दिल्ली की कई बार हवाई जहाज की टिकट खरीदने में कि अरे रात की राजधानी से ही चला जाऊं दिल्ली, सोचा होगा ना कई बार। आज की डेट में, आज की तारीख में संदीप जी, राजधानी में फर्स्ट क्लास की टिकट महंगी है फ्लाइट की टिकट से। अगर आप पटना दिल्ली को अभी सर्च करें, 8-10 दिन 7 दिन बाद की टिकट्स को अगर आप देखते हैं, आप प्लान बनाते हैं, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूम सकता है, उससे भी थोड़े कम में चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूम सकता है। आप ये आपने देखा है कि अभी नहीं एक मिनट जी संदीप जी, मेरा ये कहना है, मैं इस दिशा में और एक बात कह दूं कि अभी बिहार की सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि जो पेट्रोलियम फ्यूल है उस पर भी वैट की दर को एकदम घटा दिया गया है, जिससे अब यहां से उड़ने वाली एयरलाइंस का जो किराया है वो और भी कम होगा। और सचमुच जो चप्पल पहनेगा ना, वो भी इत्मीनान से एयरलाइन से ट्रैवल कर सकता है। वो होगा, सब कुछ भविष्य के गर्भ में। एक मिनट, और ये अच्छा किया आपने, एयरलाइन भविष्य नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, एयरक्राफ्ट फ्यूल का, एविएशन फ्यूल पर वैट घटा देंगे। अरे भैया, जो वो मोटरसाइकिल चला रहा है पटना में बोरिंग रोड पर, घटा दिया। एक मिनट सुनिए तो, अरे सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। वो 35 रुपए पे मिल रहा है पेट्रोल। बहुत हुई पेट्रोल की मार, बहुत हुई डीजल की मार, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। वो पैसा कहां गया? वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी $60 तक आ गई थी। आम आदमी को राहत क्यों नहीं मिली? ये तो वादा था ना। आप एक बात बताइए संदीप जी, नहीं, जब 2004 के आसपास मुझे ज्ञात है कि पेट्रोल की कीमत अगर 30-34 रुपए के 30 रुपए के आसपास थी, और 14 की अगर हम बात करते हैं तो 67-68 रुपए के आसपास पेट्रोल हुआ, यानी 250% की वृद्धि हुई। अच्छा। और जब एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तब से लेके अब तक अगर आप इवैल्यूएट करते हैं तो महज 150% की वृद्धि हुई। तो ये सवाल हमसे कौन लोग की इकोनॉमिक्स, आप ये सवाल मतलब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का आंकड़ा, इकोनॉमिक्स को ऐसा बना दिया है। और आप तो इतने पढ़े लिखे युवा हैं अभिषेक। ये वही अभी हमारे एक कार्यक्रम में एक प्रवक्ता कह रहे थे, किसान की आमदनी 55% बढ़ गई। अरे भाई, दोगुनी करने का वादा था ना, और 55 बढ़ गई तो लागत कितनी बढ़ी? लागत भी तो बताओगे। एक ही तरह के आंकड़े बता के, स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़ेबाजी का खेल बड़ा डेंजरस हो जाता है। अब इसमें एक और आंकड़ा बता दीजिए ना। और आप तो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको नौकरी दिलाने में मदद करते हैं। वो 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, 22 करोड़ मिल गए। वो आंकड़ा क्यों नहीं बताते? देखिए संदीप जी, मैंने
नहीं नहीं, हम लोग कभी विवेक बात नहीं करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि तथ्यों पर बात हो। ये बात एकदम सत्य है कि देश में बेरोजगारी को दूर करना एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस दिशा में हम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं लोगों की रहती हैं, कई बार परिस्थितियों के हिसाब से हम उसे छू नहीं पाते नहीं, उसको हैं। छिपाते लेकिन भी ये हैं कह ना। देना कि इस दिशा में सरकार ने पहल नहीं की है, मैं ऐसा नहीं मानता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, छिपाते भी नहीं, है ना। अब 2018 मुद्रा योजना है, सुनिए ना, करोड़ों का ऋण दे रहे हैं। सुनिए ना, मुद्रा योजना पर तो आते हैं। पहले नीति आयोग का ही आंकड़ा था 2018 में नवंबर में रिपोर्ट आई, 45 साल के सबसे उछले स्तर पर बेरोजगारी की दर है। कहा गया ये तो फर्जी है, सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया। मई में चुनावी नतीजे आ गए 2019 में, जून में मान लिया वो आंकड़ा सही था। उसके बाद रोजगार के आंकड़े नहीं बताए जाते, पीएलएफएस के आंकड़े बता दिए जाते हैं। संदीप जी, आप अगर एनालिसिस करें और इस बात को समझें कि पीएफ के अकाउंट्स कितने खुले इस देश में, तो उससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में रोजगार नहीं मिलते तो पीएफ के अकाउंट्स क्यों खुल रहे हैं। वो तो वही बात हो गई, जनधन सरकार खाते कितने युवाओं को खोल रोजगार दिए, के लिए प्रोत्साहित उन नहीं जनधन कर रही खातों में होती है। पैसे कितने हैं, अभिषेक सवाल वहां है। नहीं भाई, वो मुद्दा नहीं है संदीप जी। अच्छा, वो मुद्दा नहीं इस है। दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम नहीं, इसको ऐसे प्रेजेंट करना है ना। लोग इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि किसी ग्लास में अगर आधा पानी भरा है तो हम बोलते हैं कि आधा पानी भरा है। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि ये ग्लास तो आप सकारात्मक सोच वाले हैं। विपक्ष जो हुए है पानी वो पर हमेशा गिलास आधे भरे गिलास को आधा खाली गिलास ही देख रहा है। मनोज काका, यही आपकी दिक्कत है। आशावादी है ही नहीं आप, निराशावादी लोग हैं। नहीं, हम लोग तो बहुत आशावादी लोग हैं, लेकिन किसी भी उपलब्धि को आकलन करने के लिए कम से कम उपलब्धियों के तथ्य और उसके बरक्स क्या चीजें उपलब्ध है, क्या हासिल हुआ है, उसका आकलन करना तो जरूरी है ना। कहाँ तो बात है कि कहाँ तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं पूरी शहर के लिए। तो मोदी जी के 11 सालों की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 सालों की उपलब्धियों का आप आकलन करेंगे तो मैं आंकड़ों की बहुत बात हो गई, लेकिन नहीं, आपने ना आंकड़ों पे ही रहते हैं मनोज। हाँ, आंकड़ों पर ही। ये कौन सा आंकड़ा भाई, कौन सा गणित लगाया है अखिलेश यादव ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कौन सा गणित लगाया कि 9 साल योगी के और 11 साल मोदी के 20, वैसे भी 8.25 साल हुए हैं योगी सरकार की। ये कुछ भी आंकड़े के नाम पर, नहीं, आंकड़े के नाम पर कुछ नहीं। क्या नहीं, तुकबंदी नहीं। क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ 8 साल से ज्यादा से मुख्यमंत्री हैं? ये तो बात है ना, उनकी जिम्मेदारी तो है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में, आप पहले देश के संदर्भ में हमको, आपको डीजल, जैसा आपने बताया, बिहार के साथी ने कहा, बिहार एक ऐसा राज्य है जो नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, एनडीए की सरकार है। इनको शर्म नहीं आ रही? पूरे देश के सभी राज्यों से सबसे ज्यादा 6-7 रुपया महंगा वहां डीजल पेट्रोल मिलता है। ये हवाई जहाज के पेट्रोल, हवाई जहाज के फ्यूल की इनको बहुत चिंता है, लेकिन आम आदमी जिन साधनों से चलता है उनके फ्यूल की इनकी चिंता नहीं है। जब वैश्विक मार्केट में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल था, तब इसी भारत में 55 रुपया लीटर पेट्रोल मिलता था, डीजल मिलता था। आज जब वैश्विक मार्केट में 66 रुपया प्रति डॉलर कच्चा तो तेल है, तो इस भारत में पेट्रोल 100 रुपये से ज्यादा है और डीजल कई जगह 90 रुपया है, 90 रुपया, 92 रुपया है। तो यह सरकार से सवाल है, आपने क्या क्या 10-11 सालों में मोदी जी हासिल किए, उस पर तो बात होनी चाहिए ना। यह हासिल किए कि आईएलओ की रिपोर्ट है कि भारत के 90% जो कमेरा तबका है उसकी आमदनी अब सबसे ज्यादा कम है। भारत पर जो कर्जा 55 लाख करोड़ रुपया था वो इस समय 255 लाख करोड़ रुपया है। अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो $4.56 ट्रिलियन है, इतनी ही है ना। अगर उसमें से लगभग $3 ट्रिलियन तो हमारा कर्जा है, यही तो है। अगर आप घटाएंगे तो, अगर आप 255 लाख करोड़ रुपए को ट्रिलियन डॉलर में बदलेंगे तो लगभग $3 ट्रिलियन वही वो आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी। निराशावादी हैं हम क्या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, 4थी सबसे बड़ी हो जाएंगे क्या? हमारी विकास दर सबसे तेजी से नहीं बढ़ रही है दुनिया भर में?
देखिए, हम हैं क्या, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये विश्व गुरु तो बनना चाहते हैं, और इनकी वैश्विक नीति ये है कि इनके और हमारे बीच का जो झगड़ा था, पाकिस्तान और हमारे बीच का, अभी एक दुनिया का सबसे वाहियात बयान देने वाला राष्ट्राध्यक्ष रोज उस पर बयान देता है। और इनकी वैश्विक नीति और इनकी वैश्विक स्वीकार्यता इतनी है कि ये एक शब्द, एक लफ्ज नहीं बोल पाए। हम आप जब संवाद कर रहे हैं, भारत के हजारों छात्रों को उसी अमेरिका में कुचला जा रहा है माइग्रेशन के नाम पर। एक शब्द ये सरकार नहीं तो किसकी दास्ता कर रहे हैं आप? अमेरिका की दास्ता कर रहे हैं, किसकी दास्ता कर रहे हैं आप? अपने लोगों की और देश के संप्रभुता की तो दास्ता किए नहीं। 2 करोड़ रोजगार कोई एबीपी चैनल और संदीप चौधरी नहीं कहे थे चिल्ला चिल्ला करके। 2 करोड़ रोजगार के बरस में आपने देश के सदन में कहा कि हमने आप जातियों में तोड़कर समाज को तुष्टीकरण करके राजनीति करते आए थे, यहां पर रिकॉर्ड की राजनीति करने लगे हैं। देखिए साहब, ये कह रहे हैं ना जगत प्रकाश नड्डा, हम तो रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करते हैं, आप तुष्टीकरण की कर रहे थे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बस चंद सेकंड दे दीजिए। मैं जयप्रकाश नड्डा से कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, जगत प्रकाश, जगत प्रकाश नड्डा जी से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाहूंगा कि वो जाति व्यवस्था किसने बनाई और वो आरक्षण किसने दिया था कि फला जाति के मंदिर में पूजा करेंगे, फला जाति के हैं तो सिर्फ चमड़ा छिलेंगे, फला जाति के हैं तो सिर्फ सब्जी उगाएंगे, फला जाति के हैं तो सिर्फ भैंस धुलेंगे। ये आरक्षण किसने दिया था? ये आरक्षण किसने बनाया था? उन्हीं के मनुस्मृति में और मनु संहिता में बना था। उस पर कभी उन्होंने बोला ये आरक्षण किसने बनाया था? ये जाति व्यवस्था किसने बनाई, किसने थी? उनकी हिम्मत है इस व्यवस्था को तोड़ने का? आज तक हिम्मत कर पाए? वो चाहते हैं कि सिर्फ भारत में शीर्षस्थ और उच्चस्थ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चला रहे हैं कि अपने स्वजातियों को सरकार से लेकर के, आप भी तो वही कर रहे थे। आप यादववाद फैला रहे थे, यादव राज। अब आप कह रहे हैं कि राजपूत राज फैला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सिद्ध हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आपको चैलेंज दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर समावेशी सरकार उत्तर प्रदेश में जो चली है वो समाजवादियों की। तो आपने एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है कि वाजपेयी। एक मिनट मनोज रुकिए, मैं माफी मांगूंगा। 46 में 56 उनका गणितीय आंकड़ा भी ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन के पटल पर झूठ बोले, आज तक जवाब नहीं दे पाए। रुकिए तो सही। आपने एक बहुत ही अहम शब्द का इस्तेमाल किया, समावेशी, जो आपके संस्थापक, आपकी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का भी सबसे प्रिय शब्दों में से एक था। देखिए, देश का अमृतकाल, आम आदमी का संकट काल, सबको एक बार अलग कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं कि वाजपेयी। हमारी सबसे बड़ी पहचान इस देश की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हम एक हैं, चीन के साथ। अनेकता में एकता, गंगा जमनी तहजीब, सब साथ मिलकर चलते हैं। वो सामाजिक ताना बाना पिछले 11 सालों में मजबूत हुआ है या बिल्कुल उधड़ता दिखाई दे रहा है? जब हम आकलन करें किसी भी सरकार का 11 साल के कार्यकाल का, क्या इस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए? मैं पलट के सवाल पूछता हूँ आपसे कि 11 साल में इस सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे दूरियां बढ़ी? अच्छा, दूरियां नहीं बढ़ी। क्या मस्जिद गिराई? 16%। एक सेकंड। अच्छा, मस्जिद गिराना पड़ेगा। मस्जिद गिराई क्या आपने? 16% जनसंख्या का एक भी आदमी मंत्री बनाने लायक नहीं लगता है आपको? ये तो पार्टी का फैसला होता है, उनकी पार्टी का फैसला है। समावेशी शब्द की बात हो रही है। समावेशी कैसे होता है? समावेशी जैसे होता है 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गरीबों के लिए, 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाई गरीबों के लिए, 3.7 लाख करोड़ रुपया दिया किसानों को, छोटे किसानों को, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कर, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास। और मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा था कि किस तरीके से आपने चीजों को देखते हो, जबकि आपका चैनल ही चला रहा है कि उपलब्धियां क्या है। हाँ? हमने जगत प्रकाश नड्डा जी ने नहीं, अभी समावेशी पे एक मिनट वाजपेयी साहब, समावेशी की बात हो रही है। और ये आपने बहुत अच्छा किया, ये सारी योजनाएं चलाई हैं। सरकार का मूल मंत्र भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो उसी में मध्य प्रदेश का एक मंत्री ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बातें हो रही हैं, वो जो तफसील जानकारी दे रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उसे आतंकवादियों की बहन बता देते हैं। एक IAS ऑफिसर कालबुर्गी में, उसे पाकिस्तानी बता देते हैं। वहां पर N रवि कुमार पाकिस्तानी हैं, आतंकी हैं। मुसलमानों को बात बात पर इस बात को लेकर चिढ़ाया जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं, मजबूत हो रहा है सामाजिक कानून। अच्छा, एक बात बताइए, 2-4 मछलियां गंदी नहीं होती? अच्छा, 2-4 मछलियां, और वो सब तरफ हैं, माफ करना, सब तरफ हैं।
लेकिन एलओपी जब ये बयान देता है कि विदेश मंत्री मुखबिर है या गद्दार है या विदेश नीति पंचर हो गई है, तो माइंड करना होता है बहुत जरूरी तौर से। एक आम आदमी, एक सांसद और एक एलओपी में फर्क है, और लेकिन मैं उसमें नहीं LOP जाऊंगा। नहीं मैं उसमें LOP नहीं क्यों जाऊंगा। नहीं जाने की जरूरत है। एलओपी ने जो कहा, हम तो कहते हैं बिल्कुल गलत बयान दिया, पर जगत प्रकाश नड्डा ने उन्हें देशद्रोही भी जो बता दिया वो सही है। और बाकी सरकार, सुनिए ना, बाकी सरकारों ने सरेंडर किया तो 47 में, 48 में, 1960, 62, 65, 71, 2008 सब जगह सरेंडर हो रहा था। तो क्या राहुल गांधी ने यहाँ पर सेना का अपमान नहीं है कि 62 में क्या किया है, 65 में क्या किया, 71 में क्या किया। ये राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल फोन नरेंद्र सरेंडर, ये कुछ हुआ है ऐसा क्या? 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर चला इसमें विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। अब एक एक चीज करके चलते हैं, उस पर भी आ जाऊंगा। कहीं हम हार गए किसी भी सूरत से? 100 आतंकी मारे हमने, जो उसका टारगेट था तो हमारा। बता दीजिए ना देश को, क्या हाँ विशेष तो सत्र क्यों नहीं? आ तो गया, आ गया। जुलाई में आ गया, नहीं आ नहीं, गया वो तो सत्र, डेट मानसून अनाउंस सत्र होगी है, नहीं वो तो होगी, मानसून तो उससे सत्र क्या है। फर्क पड़ता है? अब मणिपुर में बड़ी इन्होंने पिछोड़ बचाया राहुल गांधी ने, और डिबेट करो, वॉकआउट करें। डिबेट करी, प्रधानमंत्री जी बोले, छोड़ के भाग गए। अच्छा, छोड़ के तो ऐसे चले क्या गए। होगा? प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं हुआ नहीं, है, एक बात 2 बताइए साल ना, हो गए। चर्चा आपने मांगी राहुल गांधी ने, क्यों छोड़ के भाग गए भाई? आप करते ही ना एक्सपोज हमको। अबे दुबे जी 11 साल कितना बदला सूरत हाल? सवाल यहां है। दोनों तरफ से देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सब चीज़ का प्रबंधन किया जा सकता है। हेडलाइंस का प्रबंधन किया जा सकता है, जो राजनीतिक संकट आता है उसका प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं किया जा सकता। वो उसके आंकड़ों को बहुत ज़्यादा आप हेर फेर नहीं कर सकते, वो बात पकड़ में आई जाती है। मैं आपको 2-3 बातें केवल कहूँगा कि अगर आप यूपीए कांग्रेस के शासनकाल के 10 साल के का ग्रोथ रेट लें, जो कंपाउंड ग्रोथ रेट है उनका, वो 6.7% था, कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट। वो कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 10 साल में घटकर 5.7 रह गया। मैं इसको और आसान कर देता हूं, जो आपने बताया, कुल मिलाकर जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसका जो साइज था वो 183% बढ़ा 10 साल में मनमोहन सरकार के, और सिर्फ 83% बढ़ा जी 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 नरेंद्र मोदी के 10 साल। अब एक और दूसरा की फिगर दूंगा जिससे अब दर्शकों, मेरे ख्याल से सभी को सुविधा होगी। जब निवेश बढ़ता है अर्थव्यवस्था में तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, उससे मैन्युफैक्चरिंग में उछाल आता है, उससे सर्विसेज में, बैंकिंग में, इन सब में उछाल आता है, रोजगार बढ़ता है, पढ़े लिखे लोगों को भी काफी रोजगार मिलता है। जब 51 में 11% था कुल जीडीपी का, जीएफ जो है ना, वो 11% था। Gross fixed हाँ, capital 50 साल formation। में बढ़कर जब ये आप मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, उस वक्त वो 30% से आगे निकल गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो लगातार उस पूरी अवधि में वो, तो मतलब आप कह रहे हैं और कि इनके कार्यकाल में फिर गिर गया। गुलाबी तस्वीर दिखाई जा रही है अर्थव्यवस्था की, दरअसल वो गुलाबी नहीं है। गुलाबी, आप देखिए, जो भारत, जो घरेलू पूंजीपति हैं जिन्हें भारत में निवेश करना चाहिए, वो 29 अरब डॉलर उन्होंने पिछले साल विदेश में निवेश किया है, और कुल मिलाकर भारत से भारतीय पूंजी जो है ना, वो करीब 51 अरब डॉलर की विदेश गई है। भारत में निवेश नहीं हो रहा है, इसमें विदेश में निवेश हो रहा है। एक आंकड़ा और अबे जी, आपकी इजाजत से मैं डाल देता हूं। जरूर, आंकड़ा ये है कि जरूर। 11.5 लाख करोड़ की हमारी कुल मिलाकर बचत थी। एज ए नेशन, बतौर समाज हमारी आदत है, फितरत है, हम थोड़ा बचा कर रखते हैं। वो 11.5 लाख करोड़ की बचत घटकर 6.5 लाख करोड़ हो गई। देखिए, यानी कि अपनी जमा जोखिम आप जो बात कह रहे हैं, का एक इस्तेमाल कर जमाने रहे हैं। में हमारी जो घरेलू बचत थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत जबरदस्त ताकत मानी जाती थी। लोग उसके ऊपर टिके रहते थे, लोगों को लगता था उनके पैर जमीन पर टिके हुए, उखड़ेंगे नहीं। पर यहां पर ये तो अर्थव्यवस्था की बात हो गई। गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, ये भी एक कहावत है विजय त्रिवेदी। पर राजनीतिक पहलू की बात की जाए, एक झटका लगा था, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। बीजेपी को पिछले साल 240 पर आ गए थे, लेकिन आधे बैक विद अ बैंग फिर से वो विजयी रथ और कोई टीना फैक्टर काम कर रहा है क्या? एक बार फिर बीजेपी का विकल्प नहीं दिख रहा है, वो मजबूती, राजनीतिक मजबूती फिर से अख्तियार करती दिखाई दे रही है बीजेपी। देखिए संदीप जी, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और ये सारी बातें जो हुई है उसमें काफ़ी सच है।
अभय जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, 2 महत्वपूर्ण बातों को मैं देखता हूँ। एक तो जो स्किल इंडिया आपने प्रोग्राम की चर्चा की, तो मुझे लगा कि 11 साल में तो स्किल इंडिया का मिनिस्टर ढूंढना मुश्किल हो गया सरकार बिल्कुल स्किल्ड मिनिस्टर नहीं मिला उस प्रोग्राम का सबसे बड़ी है ना। पहली बात, इस सरकार की जो सफलता मैं मानता हूँ वो एक बड़ी सफलता कह सकते हैं आप कि ये सरकार आई थी 2014 में, 2011-12 की सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को भ्रष्ट सरकार कह के, और पिछले 10 साल में विपक्ष जो है, मैं फैक्ट्स पे नहीं जा रहा, विपक्ष ने इस सरकार के किसी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। भ्रष्टाचार होना नहीं होना मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इस सरकार पर 11 साल में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। ट्रांस बैंक अकाउंट और ये सब तो चलता है, बैंक अकाउंट में तो किसके पास पैसा आ रहा है, और वो तो डीबीटी का पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है, उससे रोजगार का तो कोई संबंध है नहीं। मोटी बात। एक और बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूँ वो ये है कि पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 से 10 नंबर तक वही हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में तो। और यदि विपक्ष को भी देखें तो 11वें नंबर से ही सारी गिनती शुरू हुई है। पॉलिटिकल जिसे आप कह रहे हैं बिग बैंक से वो आगे, वो 240 के बाद जो झटके को उन्होंने वापस बिग बैंक के साथ वापसी की है, वो विपक्ष नहीं कर पाया जो राहुल गांधी जी को करनी थी। जिस नैरेटिव को चलाकर उन्होंने पूरा इलेक्शन बदल दिया, और इलेक्शन बदला केवल 240 पे नहीं, मैं अयोध्या को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, मैं वाराणसी के चुनाव नतीजों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो वो और उत्तर प्रदेश में जो कुल मिलाकर हुआ, उस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से ताकत के साथ खड़ी है, फिर से ताकत तो के इस साथ सब खड़ी हो बातों को रही है लेकर क्या? और वो ताकत प्रधानमंत्री और बढ़ाने की मंशा भी थी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, पर ऑपरेशन सिंदूर ने शायद वो रिटर्न्स नहीं दिए, तो अब 11 साल की उपलब्धि भी सरकार गिनवा रही है यहाँ पर अच्छे दिन आए हैं क्या? आप भी जरा इस बारे में सोचिए। और सरकार पर और जो जन अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, जो हमारी ज़रूरत होती हैं, जब तक हम खुलकर उनका इजहार नहीं करेंगे, सरकार पर दबाव बनाना भी जनता का काम होता है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।